हाँ हाँ देखो, उसने कहा डिफाइन मोमेंट ऑफ अ फोर्स, ये वर्कशीट में ग्रुप में भेज चुका हूं, ठीक है। इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पिवट फ्रॉम line of action of the force, perpendicular distance of the pivot from the line of action of the force। हो गई बात। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर टू पे। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ अ फोर्स। मोमेंट ऑफ अ फोर्स का आप बताएं यूनिट। इट्स न्यूटन मीटर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहां तक? अगला पार्ट, ऑन व्हाट फैक्टर्स मोमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड्स। It depends on dash, dash, and dash. There are three factors. There are three factors. Distance देखो from pivot. बेटा, टोटल थ्री फैक्टर्स हैं, ठीक है। तीनों फैक्टर अलग अलग आपने बताने हैं। थ्री फैक्टर्स। पहला फैक्टर, पहला फैक्टर लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। बेटा पहला फैक्टर तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा ना, कितनी ज्यादा फोर्स लगा दी, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक हो गया, पहला फैक्टर हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। दूसरा फैक्टर, एंगल एट विच, एंगल एट विच फोर्स इज अप्लाइड। फोर्स का एंगल, अगर आप फोर्स डिफरेंट एंगल्स पे लगाएंगे तो यूल गेट डिफरेंट मोमेंट। ठीक है, पेज 72 निकालो वर्कशीट का। वर्कशीट है फोर्सेस वाली, बेटा लेके आया करो ना। अच्छा बात सुनो, पेज 72 निकालो जल्दी से। बेटा थर्ड फैक्टर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द pivot from line of action of the force। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पिवट फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। लिख दो फिर आगे चलते हैं। तो ऑन व्हाट फैक्टर्स मोमेंट ऑफ अ फोर्स डिपेंड्स, देयर आर थ्री फैक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, एंगल एट विच फोर्स इज अप्लाइड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पिवट फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। कर दिया कॉपी? आपने निकाला हुआ है ना क्वेश्चन? यूं करो ना, बात सुनो, हेडिंग दे दो मोमेंट, इक्विलिब्रियम एंड प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। चल अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 72 पेज। ये वर्कशीट हर वक्त लाया करो जब तक ये टॉपिक चल रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर, टू रोटेट अ हैंडल। हैंडल किस चीज का? फर्ज करें दरवाजे का, फर्ज करें हैंडल है जी कोई टूटी शूटी है उसका, ठीक है, टैप ऑफ वाटर, खुश हो जाओ। अच्छा, टू रोटेट अ हैंडल a constant force is applied in different directions। Answer the following for the above situation। What should be the direction of force to have no moment? अगर आप चाहते हैं कोई मोमेंट ना हो तो फोर्स किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? द लाइन ऑफ फोर्स शुड बी पासिंग थ्रू द पिवट। ठीक Pivot. है, देखो सवाल फिर से देख लो। व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स टू हैव नो मोमेंट। फोर्स की, रुक जाओ ना यार। व्हाट शुड बी, व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स टू हैव नो मोमेंट, तो इसका क्या आंसर होगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स शुड बी, बताओ जी। हाँ, लाइन ऑफ फोर्स, ये मेरे साथ ही लिख लो। लाइन ऑफ फोर्स मस्ट बी, लाइन ऑफ फोर्स मस्ट बी passing, line of force must be passing through the pivot to have no moment। line of force should be passing through the pivot to have no moment। अगर आप चाहते हैं कि कोई मोमेंट ना हो तो फोर्स की लाइन को कहां से पास करना है? पिवट से पास करना है। कोई कंफ्यूजन इसमें? चलें नेक्स्ट पे आ जाओ। व्हाट शुड बी
the direction of force to have maximum moment. The force should be perpendicular to the handle. The force should be perpendicular to the handle. The force, दो बातें लिखो बल्कि. The force should be at the further edge from the pivot. Further edge, जो सबसे away वाला point है. The force should be at maximum distance. Should be at maximum distance. Maximum distance from the pivot, and it should be किस एंगल पे होनी चाहिए? It should be, perpendicular to the handle. हाँ, it should be perpendicular to the handle. It should be perpendicular to the handle. नेक्स्ट पे आ गए, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. In hospitals, doctors and nurses operate taps with their elbows in order to avoid contaminations. बैक्टीरिया वगैरह को अवॉइड करने के लिए वो क्या करते हैं? एल्बो यूज करते हैं, हैंड यूज नहीं करते. फिगर 2.1 shows a hospital tap with a long handle. ये है जी लॉन्ग हैंडल और ये है जी हॉस्पिटल की वो टैप. A nurse applies a force of 2.5 Newton at point X on the handle, 0.18 meter from the axis of the tap. उसने यहां पे फोर्स लगाई. अब ये नहीं बताया हुआ कि किस एंगल पे लगाई, बस ये पता है कि यहां पे लगाई. ठीक है, ये इस तरह फोर्स लगाई. समझ आ गई बात? कैलकुलेट द मैक्सिमम मोमेंट. मैक्सिमम मोमेंट तो तभी होगा ना जब फोर्स परपेंडिकुलर पे होगी. क्या ख्याल है? यहां पे वर्ड मैक्सिमम क्या बता रहा है? यहां पे वर्ड मैक्सिमम बता रहा है कि द फोर्स इज परपेंडिकुलर. अगर फोर्स परपेंडिकुलर नहीं होगी तो फिर मैक्सिमम नहीं होगा. गॉट इट? मैक्सिमम का वर्ड बता रहा है कि फोर्स कहां पे लगी है? परपेंडिकुलर एंगल पे. अच्छा, कैलकुलेट द मैक्सिमम मोमेंट अबाउट द एक्सिस दैट दिस फोर्स कैन प्रोड्यूस. तो मैक्सिमम मोमेंट कितना हो सकता है? मैक्सिमम मोमेंट कैन बी, फोर्स है जी 2.5 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 0.18. तो इब्राहिम भाई जरा आंसर तो बता दो आप हमें. 0.45. 0.45 न्यूटन मीटर. और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? 0.45 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज. 0.45 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज. कोई कंफ्यूजन इसमें बच्चों? हो गया? आगे चलते हैं. अच्छा, अब द मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द नर्स इज लेस देन दिस मैक्सिमम वैल्यू. अगर ये मोमेंट इससे कम है तो जहरी सी बात है फिर एंगल का ही मसला आ रहा है, या फिर उसने एक्स पे फोर्स नहीं लगाई हुई. लेकिन अगर उसने कहा है कि एक्स पे लगाई है, अच्छा, जो चीज क्वेश्चन में गिवन है उसको चेंज नहीं कर सकते. पहले सेंटेंस में ये कहा, दो बातें. पहले सेंटेंस में ये कहा हुआ है कि एक्स पे लगाइए, ये नहीं कहा हुआ कि किस एंगल पे लगाइए. पहला सेंटेंस पढ़ो जरा. फोर्स इज अप्लाइड एट एक्स बट एट व्हाट एंगल इट्स नॉट गिवन. ठीक है ना? तो the moment produced by the nurse is less than this maximum value suggests one reason why this is so. Maybe she's not applying force perpendicularly. Maybe she's not applying force. क्या चीज? नहीं, वो नहीं हो सकता. पता है क्यों? अब पहले सेंटेंस में उसने कहा है कि फोर्स एक्स पे लगाई है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि फोर्स की जगह चेंज हो गई है? नहीं कह सकते. क्यों नहीं कह सकते? पहला सेंटेंस पढ़ो. अ नर्स अप्लाइज अ फोर्स. अब ये फैक्ट बन गया है. फोर्स उसने एक्स पे लगाई है तो हम डिस्टेंस वाली बात नहीं कर सकते. क्यों? जो चीज क्वेश्चन में गिवन होती है उस पे हम डाउट रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. बात क्लियर? तो हम जगह चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ एंगल चेंज कर सकते हैं. इस क्वेश्चन में फोर्स का एंगल कहीं पे गिवन है या नहीं गिवन? नहीं गिवन ना. पॉइंट ऑफ एक्शन गिवन है या नहीं गिवन? फर्स्ट सेंटेंस में गिवन है. तो जो चीज गिवन है उसको हम डाउटफुल नहीं बना सकते, जो चीज नहीं गिवन उसको डाउटफुल बना सकते हैं. तो वो कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ना होने की एक रीजन क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? अगर आप कहेंगे ना कि मे बी शी इज नॉट अप्लाइंग फोर्स एट एक्स, तो नंबर कट जाएंगे क्योंकि उसने पहले ही बताया होगा. ठीक है, तो हम इसका आंसर ये लिखेंगे कि मे बी द नर्स, मे बी शी इज नॉट applying, maybe she is not applying the force
परपेंडिकुलरली। बात समझ आ गई? मे बी शी इज नॉट अप्लाइंग द फोर्स परपेंडिकुलरली। गुड हो गया। स्टेट हाउ द फोर्स नीडेड टू ऑपरेट द टैप इज अफेक्टेड बाय द लेंथ ऑफ द हैंडल। जितना हम लेंथ ऑफ हैंडल को ज्यादा करेंगे उतना फोर्स कम होती जाएगी, क्योंकि फोर्स और डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है वो The मोमेंट है। distance from the pivot. हाँ हाँ, तो वो लेंथ है ना हैंडल की। तो जितना हम हैंडल की लेंथ को ज्यादा करेंगे उतना डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट बढ़ता जाएगा ना। तो डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट बढ़ने से फोर्स कम होती जाएगी, assuming दैट द मोमेंट इज कांस्टेंट। इसका एक डिटेल आंसर यूं लिख लेते हैं, उससे कुछ नहीं होता। assuming that moment moment needed to open the tap is constant. This is the first assumption. Assuming that the moment needed to open the tap is constant. ये हमारा हो गया assumption। अब assumption के बाद आते हैं अगली बात पे। तो फिर F इंटू एल क्या हो गया हमारे पास? मोमेंट। तो अगर मैं F को सब्जेक्ट ना दूं क्या बन जाएगा? F इज इक्वल टू मोमेंट ओवर एल। तो क्या ख्याल है, लेंथ को ज्यादा करने से F पे क्या इफेक्ट हो रहा है? ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि हाउ द फोर्स नीडेड टू ऑपरेट द टैप इज अफेक्टेड बाय द लेंथ ऑफ द हैंडल। इफ द लेंथ ऑफ द हैंडल इज इंक्रीज द फोर्स विल डिक्रीज। ये जो मैं अभी आंसर लिख रहा हूं एक्चुअल आंसर ये पहले एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नीडेड नहीं है क्योंकि स्टेट का वर्ड है। तो ये जो अभी लिख रहे हैं ये आंसर है, पहले समझ थी उसकी। द फोर्स विल द फोर्स विल डिक्रीज द फोर्स विल डिक्रीज इफ द लेंथ ऑफ हैंडल if the length of handle increased। अगर हम लेंथ ऑफ हैंडल को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स क्या होगी? डिक्रीज करेगी। समझ आ गई बात? जितना हैंडल लंबा होगा उतना हमें कम फोर्स चाहिए। अब आगे जी अगले क्वेश्चन पे थोड़ा तेज हो जाते हैं। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय मोमेंट ऑफ अ फोर्स, ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंकर ऑफ अ सेलिंग शिप। एंकर क्या होता है? जहां पे शिप को बांध के रखते हैं। ठीक है। एनिमल्स का भी एंकर हो सकता है, पता है ना? जहां पे किसी चीज को बांध के रखते हैं वो एंकर होता है। ठीक है। तो द एंकर ऑफ अ सेलिंग शिप हैज अ mass of 350 kg. 6 sailors raise the anchor from the seabed by turning a large axle. They push the handles attached to the axle and it rotates. The anchor is on the end of a chain that रोटेटिंग एक्सिल पे वो बंधी हुई है। मतलब एक चेन है, वो घूमेगी तो शिप जो है वो चल पड़ेगा। समझ आ गई बात? आगे, शोज सेलर्स लिफ्टिंग द एंकर। कहानी क्या है? कहानी ये, अच्छा ये सारी कहानी है बीच में, ठीक है। मेन बात पे आते हैं। कैलकुलेट द टोटल मोमेंट। बेटा ये देख लो नजर। कैलकुलेट द टोटल मोमेंट एक्सर्टेड ऑन द एक्सेल बाय 6 सेलर्स। अच्छा, एक का निकाल के 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। हर बंदा कितना फोर्स लगा रहा है? ईच ऑफ द सेलर्स exerts a force of 750 न्यूटन on his handle at a distance of 1.2 मीटर from the axis of rotation। पिवट से 1.2 मीटर के डिस्टेंस पे ये सभी फोर्स लगा रहे हैं। और हर बंदा कितना फोर्स लगा रहा है? हर एक बंदा लगा रहा है। पहले एक बंदे का कैलकुलेट करते हैं। ये उसका हैंडल, और इस हैंडल पे जो सेंटर ऑफ रोटेशन जहां पे पिवट पे, उस पिवट से जो डिस्टेंस है फोर्स का वो बन रहा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो भी है ये एफ। और कितने डिस्टेंस पे लगा रहे हैं? 1.2 मीटर पे। लेकिन ये हर एक बंदा लगा रहे हैं 750 न्यूटन। तो पहले हम कहेंगे मोमेंट ऑफ वन पर्सन। लिखो मोमेंट ड्यू टू वन सेलर। मोमेंट ड्यू टू वन सेलर कितना हो जाएगा? 750 इंटू 1.2, 900। 900. 900 नैनोमीटर न्यूटन मीटर। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक? Clockwise. ये है ना। तो आई थिंक इट्स क्लॉकवाइज। तो लेकिन ये आंसर नहीं है।
क्यों नहीं आंसर? बिकॉज उसने टोटल कहा हुआ है। तो 900 इंटू 6 बंदे हैं ना, 6, 5400 न्यूटन मीटर, 5400 न्यूटन मीटर, और नीचे लिखना है तो क्लॉकवाइज भी लिख दो, 5400 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। डन। चले जाएं आगे। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ऑल दो हमने ये नहीं पढ़ा, लेकिन स्कूल वगैरह में आपने थोड़ा बहुत इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा। जीपी क्या होती है? mgh। अब कर रहे हैं तो पूरा क्वेश्चन कर ही लेते हैं ना। जीपीई क्या होती है? एम मतलब मैस, MGH. जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच मतलब एच। gained by the anchor as the axle rotates through one complete revolution। एक रेवोल्यूशन में एंकर कितना ऊपर जाता है ये बताया हुआ है, देखो जरा क्वेश्चन में पढ़ो, आपको नजर आ जाएगा। ये 160. ये सेंटेंस जरा रीड करो। The axle rotates one complete revolution and the anchor is lifted through a distance of 160 सेंटीमीटर। वर्टिकल हाइट जो वो गेन करता है वो है 160 सेंटीमीटर। तो एम पता है किसका होगा? एम होगा एंकर का। कितना दिया हुआ है एम? एम कहीं ना कहीं दिया होगा, देखो कहां पे है। ये इस लाइन में है, पहली लाइन में। 350. उस एंकर का जो मैस है वो है 350 kg। नए सिलेबस में जी होता है 22 के बाद, नवंबर 22 के बाद 9.8, पहले 10 होता था। नए सिलेबस में 9.8 है। नहीं बेटा, नए सिलेबस में 9.8 है। आप क्या कह रहे हैं? 9.8 बेटा, नए सिलेबस में 9.8 लेते हैं। अच्छा, और हाँ ठीक है। एच है बेटा 160/100, तो कितना बन गया? 1.6 मीटर। तो गेन ऑफ जीपी क्या लिखेंगे? गेन, बेटा गेन ऑफ जीपी विल बी mgh। गेन ऑफ जीपी विल बी mgh। m की जगह आ जाएगा 350, g की जगह आ जाएगा 9.8, और h की जगह आ जाएगा 1.6। अब लो इसका आंसर बताओ। 5488, और क्या हो गया? जूल्स। अगर किसी बच्चे ने एनर्जी का कुछ नहीं पढ़ा हुआ तो आप ये पार्ट स्किप भी कर सकते हैं। डन। अभी एक काम करते हैं, मोमेंट वाले पार्ट्स करते हैं, मे भी किसी बच्चे ने एनर्जी का ना पढ़ा हो। डन हो गया यहां तक? आगे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, फिगर 2.1 shows same vertical force of 200 Newton exerted by a cyclist on the pedal of a bicycle in 3 different positions A, B and C। अच्छा, पहले आपने ये समझना है कि जो पैडल है ये किस किस जगह पे है, ठीक है। फिर आपको सवाल इजीली समझ आ जाएगा। तो पैडल्स की पोजीशन जितनी उसने घटिया ड्राइंग दी हुई है उस पर समझना थोड़ी मुश्किल हो रही है। जैसे अगर आप पैडलिंग कर रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि ये जो पैडल्स की पोजीशन है ये कहाँ कहाँ पे बन रही है। अच्छा, मुझे लगता है कि यहाँ पे तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो चुका है पैडल, यहाँ पे वर्टिकल हो चुका है। यहाँ पे पैडल हो चुका है बिल्कुल वर्टिकल, यहाँ पे हो चुका है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। और ये जो थर्ड वाली पोजीशन है, अच्छा मुझे बताओ बी और सी में आपको फर्क समझ आ रहा है? क्या जी समझ सर, आ रहा है? सी हॉरिजॉन्टल है, 90 डिग्रीज का डिफरेंस है। अच्छा, ये फिर इंक्लाइंड है ये जो बी वाला है। जी सर। ये जिस भी एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन की ड्राइंग बनाई है बड़ा ही कुछ चवल एग्जामिनर था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये अच्छी ड्राइंग नहीं बनी हुई। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, और इसमें ना थोड़ी सी कंफ्यूजन कॉज हो रही है, मेरा अपना ये ख्याल है। तुम खुद जज कर लो, हो रही है कंफ्यूजन कॉज। अच्छा, अब state the position A, B or C in which the force exerts the largest moment about the pivot। Give a reason for your answer। So wherever the distance is maximum। अच्छा, क्वेश्चन हो सकता है कम से कम कैसे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑब्जर्व कर लो, तो ऑब्वियसली सी है। आंसर सी है। क्यों? फर्ज करें अगर आप ड्राइंग्स में कंफ्यूज भी हो गए तो आप एक चीज देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूं क्या। सबसे पहली ड्राइंग के अंदर 200 न्यूटन पिवेट से पास कर रही है या नहीं कर रही? दुरेद बात ना करो। अच्छा, पॉइंट ए में 200 न्यूटन कहां से पास कर रही है? पिवेट में से। अगर पिवेट में से पास कर रही है तो जीरो। इसमें सबसे ज्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी में होगा, तो लिखो सी सेंस, सी सेंस, सी सेंस द perpendicular distance, C sense
the perpendicular distance of the force from the pivot is maximum. किसमें मैक्सिमम है बेटा जी? इज मैक्सिमम इन सी। कोई कंफ्यूजन इसमें? चले जाए आगे। इसमें कोई बंदा है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, उसकी टांग टूट गई है, अब उसको लटकाया हुआ है टांग को, ठीक है, 2 पुलिस लगी हुई हैं, साथ रोप लगी हुई है, साथ में वेट लटकाया हुआ है, ठीक है, और बंदे की जो टांग है वो जमीन से ऊपर है, ठीक है। अब सवाल पढ़ते हैं। फिगर 2.2 shows a support for a leg in plaster and figure 2.3 shows a simplified, ये उसी का सिंप्लीफाइड चीज बना हुआ है साथ, ठीक है। तो हम किस पे फोकस करेंगे, 2.2 पे या 2.3 पे? 2.3 पे। 2.2 इसने बस बताया हुआ है कि ऐसे है, असल में जो काम है वो 2.3 का है, ठीक। अब वो पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट फोर्स एफ नीडेड टू कीप द लेग इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। वो कह रहे हैं जो हिप जॉइंट है वो है पिवट, तो द हिप जॉइंट इज द पिवट, ये यहां पे दिया हुआ है। हाँ, अच्छा, वैसे पिवट ना हमारी टांग में 2 जगह पे होता है। एक होता है हमारी इस जगह पे, इसको नी कहेंगे ना, एक नी जॉइंट और एक हिप जॉइंट। तो आपके 2 पिवट्स होते हैं। बाजू के कितने पिवट्स होते हैं? 1 2 3, 3 होते हैं। टांग के भी आई थिंक 3 होते हैं। हाँ 3 होते हैं, हम पैर को भी हिला सकते हैं। 3 होते हैं, 3 होते हैं। जरा टांग पे देखो कितने पिवट हैं। मुझे 3 लग रहे हैं बेटा, मुझे 3 लग रहे हैं। एक आपका पैर जहां पे जुड़ा हुआ है, एक आपका नी जॉइंट और एक आपका हिप जॉइंट, तो आपके 3 है। अच्छा, अब बात सुनो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसके सिर्फ टांग का वो है ये, और 120 न्यूटन। अच्छा, एफ जो है वो उसकी फोर्स है जो ऊपर। अच्छा, क्वेश्चन सिंपल है, ड्रामा इतना क्रिएट किया, सवाल बड़ा सिंपल है। क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, समझ आ गई बात? तो लिखो, सिंस इक्विलिब्रियम, उसकी टांग रुकी हुई है ना, जब टांग रुकी हुई है तो इक्विलिब्रियम है, और जब इक्विलिब्रियम होता है तो मोमेंट्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। अच्छा, पिवट को जरा हाईलाइट कर दो, दिस इज द पिवट, दिस इज द पिवट। अब जो वेट का मोमेंट है वो क्या है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? बेटा वेट का मोमेंट है क्लॉकवाइज, वेट का मोमेंट क्या है, क्लॉकवाइज। और एफ का मोमेंट क्या है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो अब हम इनको इक्वेट करेंगे ना, हम कहेंगे क्लॉकवाइज मोमेंट, हम कहेंगे क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ द वेट, क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ द वेट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ एफ। क्या कहेंगे हम, क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ द वेट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ एफ। कोई कंफ्यूजन है या बात समझ आ गई? आ गई समझ? चलें जी, अब इक्वेट करो जरा। 120 का डिस्टेंस 34 और एफ का डिस्टेंस 46 नहीं लिखना, क्या लिखना है, पिवट से लेंगे ना, 46 प्लस 34, ठीक है ना। तो एफ फिर क्या आ जाएगा बेटा, पिवट से लेना होता है ना डिस्टेंस, तो 46 प्लस 34, तो ये बन जाएगा हमारे पास 120 इंटू 34, और डिवाइड किससे हो जाएगा, 46 प्लस 34 अगर करेंगे तो आई थिंक 80 आ जाएगा। तो अब्दुल्ला भाई जरा आंसर बताओ। 51 न्यूटन। आ गई समझ? तो टेंशन जो है ना उस रोप के अंदर जिसने पकड़ के रखा हुआ है, 51 न्यूटन होगा। ये है जी एक क्वेश्चन जिसको हम करते हैं पहले रीड और फिर फटाफट इसको करेंगे सॉल्व। A student places a meter rule on the edge of a triangular prism. The prism is used as a pivot and the rule balances about 50 centimeter mark. 50 centimeter पे rule balance हो गया। The student then places a block of wood 10 centimeter mark on the rule and an empty measuring cylinder at 80 centimeter mark, ठीक है। The rule is still balanced. Shows the arrangement. Arrangement दिखाई हुई है। अच्छा, अब the student now places a weight of 0.39 Newton on the top of block of wood, ठीक है। उसने क्या किया, उस पे 0.39 न्यूटन का जो है वेट रख दिया। कहां पे रख दिया, ब्लॉक ऑफ वुड पे, ठीक है। She then starts to
pour oil into the measuring cylinder, the rule balances again when there is 60 cm cube of oil in the measuring cylinder. The gravitational field strength is 10 Newton per kg. The weight of the oil in the cylinder. अच्छा, ऑयल ने एक्स्ट्रा वेट को बैलेंस किया है. किसको बैलेंस किया है? एक्स्ट्रा वेट को, क्योंकि वो जो मेजरिंग सिलेंडर था और वुडन ब्लॉक थे वो ऑलरेडी बैलेंस थे. तो ऑयल को हम किससे इक्वेट करेंगे? वो जो था जो हमने वेट प्लेस किया था. अब वेट हमने कहां पे रखा हुआ है? इस ब्लॉक के ऊपर. ये इसको लेबल कर दो एक्स्ट्रा वेट. इसको क्या लेबल करना है? एक्स्ट्रा वेट. और ये कितना है एक्स्ट्रा वेट? ये एक्स्ट्रा वेट है 0.39 न्यूटन. और उसमें जो हमने ऑयल डाला है उसका जो वेट है, उसका वेट हमने कैलकुलेट करना है. अच्छा, अब ये W और ये 0.39, क्योंकि बाकी वेट्स ऑलरेडी बैलेंस थे, तो जो एक्स्ट्रा वेट्स होंगे उनको हम देखेंगे, उनके मोमेंट्स को इक्वेट करेंगे. तो इस 0.39 का क्या डिस्टेंस है? ये है 10 सेंटीमीटर पे. तो 10, इधर से 10 और इधर से 50. 10 और 50 का कितना हो गया डिस्टेंस? ये देखो, ये 50 और ये 10. नहीं बेटा, 10 और 50 सब्ट्रैक्ट होगा. 50 - 10 क्या बन गया? 40 सेंटीमीटर. उधर से जो ऑयल हमने डाला हुआ है वो 80 पे है, तो 50 और 80 का क्या डिस्टेंस हुआ? 30. तो अब ये इस तरह चलेगा. W टाइम्स 30. W times 30 centimeter is clockwise moment. W times 30 centimeter is a clockwise moment. और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना हो गया? 0.39 times 40. So this will give W is equal to 0.39 into 40 divided by 30. 0.52 न्यूटन. तो W हमारे पास आ गया 0.52 न्यूटन. अब चलेंगे आगे. अगला क्वेश्चन क्या है? मैस ऑफ द ऑयल इन द सिलेंडर W इज इक्वल टू mg. सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे बच्चों? W इज इक्वल टू mg, तो m इज इक्वल टू W ओवर g ना. तो वेट अगर मिला है 0.52 न्यूटन, तो उसको फिर डिवाइड कर देंगे किसके साथ? उसको डिवाइड कर देंगे 9.8 के साथ. क्या आंसर आ गया? 0.053. और यूनिट क्या हो जाएगा इसका? किलोग्राम. किलोग्राम. हाँ बताओ ना, किलोग्राम. ठीक है, 0.053 किलोग्राम. लास्ट वन, डेंसिटी. डेंसिटी होती है मैस और वॉल्यूम. वॉल्यूम गिवन है या नहीं गिवन? अच्छा, अगर एग्जामिनर कोई यूनिट मेंशन ना करे तो सारे यूनिट करेक्ट होते हैं. यू कैन यूज एनी यूनिट. तो डेंसिटी इज टू बी कैलकुलेटेड. अच्छा, मेरा एक नंबर कट जाएगा, पता है किस चीज का? उसने जी को खुद 10 कहा हुआ है. अगर हम खुद से लेंगे तो 9.8. अगर वो हमें 10 कहेगा तो हम बाउंड हो जाएंगे कि 10 लें. जो दिया होगा वो यूज करेंगे. समझ आ गई बात? तो यहां पे एक नंबर कट जाएगा. अच्छा, अब बेटा लेते 9.8 है, लेकिन एग्जामिनर अगर 3 भी कहेगा फिर 3 लेना पड़ेगा. जिस क्वेश्चन में एग्जामिनर नहीं बताएगा वो 9.8. जिस क्वेश्चन में एग्जामिनर बताएगा, वो जो भी बताएगा वो लेंगे. ठीक है, इसमें 10 बताया हुआ है. अच्छा, मुझे बताएं कि डेंसिटी की क्या इक्वेशन हो गई? डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम. पुट करो मैस और पुट करो वॉल्यूम. 0.053 kg. और वॉल्यूम कितना है? 60 cm cube. So you can write in kilogram per cm cubes. 0 पॉइंट कितना है? 0 4 0 4 0 88 88 और आगे 333 kilogram per cm cube. If we write two significant figures, तो इट्स क्यों टू सिग्निफिकेंट फिगर्स? क्योंकि डाटा 2 में है. 0.0088 किलोग्राम पर cm क्यूब. हाँ जी बच्चों, कर लो कॉपी. हाँ हाँ, तो फिर 0.052 हो जाएगा.
हाँ आप सही कह रही है, चेंज हो जाएगी। हाँ जी, कर लिया, बेटा हो गया। अच्छा, आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज द लास्ट वन। क्वेश्चन नंबर 9, अ गर्ल ऑफ वेट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 का ना मैं पहले आपको नोट्स में कॉन्सेप्ट लिखवा देता हूँ, जरा नोट्स में जाओ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चले गए नोट्स में। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 का कॉन्सेप्ट, मैं आपसे कुछ चीजें पूछता हूं जो आप बताएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 में ना कुछ चीजें कवर हो रही हैं, वो मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप पूछता जाता हूं। पहली चीज, एग्जामिनर एक तो ये चेक करेगा, वो कहता है जी 2f1 इज इक्वल टू 5f2, कंपेयर f1 एंड f2, करो कंपेयर, कंपेयर f1 एंड f2। हाँ जी बताओ, f1 बड़ा है कि f2 बड़ा है? f1 बड़ा है या f2 बड़ा है? छोटे के साथ बड़ा होता है, बड़े के साथ छोटा होता है। छोटे के साथ बड़ा, बड़े के साथ छोटा। जैसे अगर बैलेंस करना है तो छोटे बंदे के साथ होगा, फर्ज करें दो लोगों की लड़ाई हो रही है, तो अगर वो बैलेंस हो रहे हैं तो छोटे बंदे के साथ बड़ा बंदा होगा, बड़े बंदे के साथ छोटा बंदा होगा। सिंपल रूल, छोटे के साथ बड़ा, बड़े के साथ छोटा। इसको आप यूं सोच सकते हैं, 2 टाइम्स समथिंग इज 5 टाइम्स समथिंग। फर्ज करें लेफ्ट वाले पे मैं लिख देता हूं अगर 5, तो आप राइट वाले पे क्या लिखोगे, सोचो। 2 टाइम्स ब्रैकेट, 5 टाइम्स ब्रैकेट। टू के साथ जब मैंने 5 लिखा, 5 के साथ क्या आएगा, 2। आ गई समझ? बड़े वाले के साथ हमेशा छोटा आता है, बड़े वाले के साथ हमेशा छोटा आता है। सो इन केस ऑफ प्रोडक्ट, इफ दे आर इक्वल, द बिगर नंबर will be multiplied with the smaller number. So as a result, f1, बेटा आवाज ना करो प्लीज, since 2 is less than 5, so f1 is a bigger number. अब इसका यूज कहां पे होगा? इसका यूज होगा यहां पे। फर्ज करें मैंने इस तरह से किसी चीज को कर दिया बैलेंस। अच्छा, अब एक मैस यहां पे है और एक मैस है यहां पे, ये आपस में फर्ज करें ये इक्विलिब्रियम पे है। ये किस पे है? इक्विलिब्रियम पे। अब ये डिस्टेंस है फर्ज करें 5 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस है फर्ज करें 15 सेंटीमीटर। इसको मैं कह देता हूं, इसके वेट को W1, इसके वेट को मैं कह देता हूं W2। आउट ऑफ W1 एंड W2, विच वन इज बिगर? W1 इज बिगर और W2 इज बिगर? W2 या W1? W2 इज बिगर या W1? अच्छा, अब मेरी बात केयरफुली सुननी है। अगर मैं कहूं ये कॉटन का बना हुआ है और ये स्टील का, तो फिर क्या होगा? मैंने कहीं पे कहा था कि ये दोनों सेम चीज के बने हुए, नहीं कहा था ना? तो आपने बोर्ड पे देखो, आपने मोमेंट्स को करना था इक्वेट, ये इस तरह होना था, W1 × 5 इज इक्वल टू W2 × 15। तो साइज को देख के मैथ्स नहीं बताना। क्या पता एक चीज कॉटन की बनी हो और एक चीज स्टील की बनी हो, पॉसिबल है या नहीं है? बड़े वाला कॉटन का पीस हो, छोटे वाला स्टील हो, फिर तो आप इस तरह से कमेंट नहीं कर सकते। आप जो है पहले इक्वेशन बनाओ। तो इस इक्वेशन में 5 और 15 में से विच वन इज स्मॉलर? 5 इज लेस देन 15, ऐसे है या नहीं है? ये मैंने मोमेंट्स को इक्वेट कर दिया है। तो अगर 5 छोटा होगा तो W1 क्या होगा? 5 छोटा है ना, तो W1 बड़ा होगा। अब इसकी जस्टिफिकेशन क्या होगी? मे बी ये जो W1 वाली चीज है ये स्टील था, और मे बी ये कॉटन था। ऐसा हो सकता है ना? तो साइज को देख के मैथ को गैस नहीं करना, इक्वेशन से गैस करना है। हाँ, वो विजुअल विजुअल इंप्रेशन पे आंसर नहीं करते होते।
Start charting.